हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, आज हम कवर कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेकंड वीडियो। पिछले वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने आपको डिविडेंड का पूरा टॉपिक कवर करवाया। उसी टाइप से आज की वीडियो में सबसे पहले ले रहे हैं कैजुअल इनकम का पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं कैजुअल इनकम का पार्ट। तो देखिए, कैजुअल इनकम की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो इनकम टैक्स में नहीं दी गई है, लेकिन इस टाइप से बताया गया है। इट इंक्लूड्स कैजुअल इनकम इन द नेचर ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बैटिंग एटसेट्रा। जैसे मैंने लॉटरी टिकट ली 10 रुपये की, अब उसके जीतने के चांसेस क्या हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत लीस्ट चांस है, लेकिन मैं जीत गया तो जनरली उस पर फ्लैट रेट 30% के अकॉर्डिंग टैक्स अप्लाई हो जाएगा और बाकी नेट अमाउंट मुझे मिलेगा। जैसे अगर मैं 1 लाख जीत गया तो मुझे 1 लाख नहीं मिलेंगे, मुझे 70,000 ही मिलेंगे, 70,000 ही मिलेंगे, क्योंकि 30% उस पर टैक्स अप्लाई हो गया। अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी इनकम जो कैजुअल नेचर की है, जो अनसर्टेन है, अनप्लान्ड है या एक्सीडेंटली हमें मिल रही है, जनरली वो कैजुअल इनकम में आ जाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 4 हेड आपने पढ़े, सैलरी का, कैपिटल गेन का, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीबीपी का, अगर वो इनसे रिलेटेड नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रही है, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रेसिडुअरी हेड है। और उसमें कैजुअल इनकम में क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एटसेट्रा बोल दिया, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसका मतलब ये लिस्ट ऐसी नहीं कि बस खत्म हो गई, इसमें और भी पार्ट इंक्लूड किया जा सकते हैं। तो जैसे अभी मेरी कजन रिसेंटली क्या है, 45,000 का मोबाइल जीती सैमसंग कंपनी के थ्रू, क्योंकि उसने एफबी पे यानी सोशल मीडिया पे एक गेम खेला था। तो 45,000 का मोबाइल आया है उसके पास, लेकिन उससे पहले 30% टीडीएस मांगा गया है, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए जो टीडीएस लगता है वो सेक्शन 194B के अकॉर्डिंग लगता है, जिसमें क्या बोल रहा है कि अगर रेसिडेंट पर्सन को कोई भी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या इसी टाइप का कोई प्राइज़ मिलता है तो जब भी उसे मिलेगा तो उस पर 30% टीडीएस उसको पे करना पड़ेगा। मान लो अगर कैश मिलता है तो कंपनी क्या करेगी, 30% काट देगी। जैसे 1 लाख मिलता है तो 1 लाख का 30% यानी 30,000 कंपनी रख लेगी और बाकी 70,000 उसे दे देगी। ठीक है, लेकिन उसने, मेरी कज़न ने तो 45,000 का मोबाइल जीता, जो कि प्राइस के फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में नहीं है, तो उससे पहले 30% टीडीएस मांगा जाएगा। एक ने टीवी जीती थी, ठीक है, वो थी अराउंड 25,000 की, तो पहले उससे 30% टीडीएस मांगा गया, उसके बाद ही उसको वो टीवी प्रोवाइड की गई। याद रखना, इसमें जो एग्जम्पशन की लिमिट है वो टोटल विनिंग की 10,000 तक की है, मतलब 10,000 पर टीडीएस नहीं कटता। अब मैंने देखिए तो आपको एक्स्ट्रा बता दिया, वैसे तो मैं टीडीएस की पीडीएफ में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए था। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, रेसिडेंट के केस में 30% है, लेकिन नॉन रेसिडेंट के केस में 30% प्लस सरचार्ज भी है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी है। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या बोल दिया कि अंडर सेक्शन 115BB के अकॉर्डिंग लग रहा है। अब याद रखिए कि इसको पाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है वो आपको अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है वो भी आपको नहीं मिलेगी, मतलब 80C से लेके 80U की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। फिर बोल रहा है कि जो अनयूटिलाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसकी भी परमिशन आपको नहीं मिलेगी कैजुअल इनकम को यूज़ करने के लिए। वो कैसे, एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ, वेट। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया है, ये अदर इनकम है 160 की और ये कैजुअल इनकम है 120 की, टोटल कितनी होगी 280। आप नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में देखिए, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 250, तो 250 से ऊपर क्रॉस कर गई तो अब देखिए ये नहीं बोलोगे कि 30,000 पे लगेगा, क्योंकि 250 तक तो निल है और 250 से 5 लाख पे 5% है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि कैजुअल इनकम पर अलग से 30% लग जाएगा। अब देखिए, अदर इनकम 160 बची हुई है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितने की होती है 250 की, तो 250 में से जो 160 गए, ये 160 गए तो बाकी बचा 90,000। इसको बोलते हैं हम अनयूटिलाइज या अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसको यूज़ करने की परमिशन नहीं दी गई। इसका मतलब कैजुअल इनकम पे पूरा का पूरा 30% ही लगेगा उस 120 पे। ठीक है, फिर देखिए इट इंक्लूड्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम देख रहे हैं अगला टॉपिक, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी का। पर उससे पहले आपके लिए एक अच्छी खबर। देखिए, अनअकैडमी लेके आया है अपने फ्री प्लेटफॉर्म पे वर्कशॉप ऑन यंग लीडरशिप प्रोग्राम। तो ये आपके लिए, उनके लिए है जो जनरली क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं और उनको उनके बेसिक रूल्स नहीं पता होते हैं, उनकी गाइडलाइंस नहीं पता होती है, मेथड नहीं पता होते हैं। तो उनकी स्किल्स को एक तरीके से इम्प्रूव करने के लिए नवंबर 9, नवंबर 10 और नवंबर 11 को इससे रिलेटेड वर्कशॉप अरेंज की हुई है अनअकैडमी द्वारा, जिसमें आशिमा नेगी अपने खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा ये बताएगी कि किस तरीके से आपको गाइडलाइंस या रूल्स को फॉलो करना है जब भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हो, किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करते हो, किस तरीके से आपको अपना माइंडसेट रखना है, किस तरीके से आपको अपने कैरियर को बढ़ाना है। तो ये सारा पार्ट आपको बताया जाएगा नवंबर 9, नवंबर 10 और नवंबर 11 को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा टॉप 5 जो भी पार्टिसिपेंट है
उनको अनअकैडमी के द्वारा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा ही होगा जब भी आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन रियल में सिचुएशन कब आएगी, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्चुअल सिचुएशन का सामना करेंगे। तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है अपना इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अगर आपने सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हेल्ड की है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, देखिए जैसे मेरा फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है मान के चलिए, और मेरे पास अमाउंट पड़ा है बहुत सारा, और मुझे इन्वेस्टमेंट में एक तरीके से क्या है, मुझे लगता है कि बेनिफिट हो सकता है, तो मैं सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। उस पर जनरली मुझे इंटरेस्ट मिलता है, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी को स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में रखता हूँ, मतलब खरीदने बेचने के फॉर्म में रखता हूँ, यानी मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, तो उस पर जनरली जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस सिक्योरिटीज़ पे, वो मेरे पीजीबीपी का पार्ट बनेगा, उसमें टैक्सेबल होगा। सिंपल सा पार्ट है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन देखिए अब ग्रॉसिंग अप की बात कर रहा है। ग्रॉसिंग अप का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप 1 लाख प्राइस जीते लॉटरी के थ्रू, तो आपका 30% कट के आपको 70,000 मिलेगा रेसिडेंट के केस में, ठीक है। लेकिन इसको आपको ग्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी इनकम की कंपटीशन के लिए ग्रॉस टोटल इनकम चाहिए होती है, तो तब आपको ग्रॉस अमाउंट चाहिए होता है। तो आपको पता है कि ये 70,000 नेट अमाउंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 70/1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितनी है, 30% है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0.30। जैसे 1 में से 0.30 लेस करोगे तो ये 0.70 हो जाएगा। 0.70 में जैसे पॉइंट हटाओगे तो साइड में क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले ग्रॉस अमाउंट 100 था और नेट अमाउंट क्या था, 30% लेस होने के बाद 70 था। ऐसे ही बोल सकते हैं ना समझने के लिए कॉन्सेप्ट। तो 70,000/1 माइनस 0.3 करोगे तो आपका ग्रॉस अमाउंट वापस से 1 लाख आ जाएगा। ये किसी भी पार्ट में एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन याद रखना जब मैंने अभी आपको TDS का पार्ट बताया था 194V, तो उसमें 10,000 तक पे TDS का पार्ट नहीं था। 10,000 तक की जो भी विनिंग है 10,000 है उससे कम की, ठीक है। उससे ऊपर पे आपका TDS कटता है। और नॉन रेसिडेंट के लिए क्या है, टैक्स की फ्लैट रेट तो होगी 30%, प्लस अगर सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स जिसको बोला जाता है, टैक्स ऑन टैक्स अगर सरचार्ज है वो भी होगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सीज का पार्ट भी होगा, ठीक है। ये बोल रहा है ग्रॉसिंग अप ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इफ द नेट अमाउंट इज गिवन देन इट शैल बी ग्रॉस अप, टैक्स विल बी लेवाइड ऑन ग्रॉस इनकम। जैसे मान के चलिए कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, अगर आपको इस पर जो इंटरेस्ट मिला है 90,000 मिला है TDS कटने के बाद, और 10% की TDS की रेट है, तो इसका मतलब क्या, इसको ग्रॉस कैसे करोगे, 90,000 अपॉन 1 माइनस, क्योंकि 10% TDS कटा है तो 0.10। तो जैसे आप इसको ग्रॉस करोगे तो वो 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि 90,000 अपॉन 0.90 है ये, इंटू क्या हो जाएगा, एक तरीके से पॉइंट हट जाएगा तो अपॉन 90 इंटू 100 हो जाएगा। तो आपको पता है कि वो 1 लाख हो जाएगा, ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा एक्सेप्शन भी दे रखी है, यानी अपवाद भी दे रखे हैं। जनरली क्या बोल रखा है कि जो भी इंटरेस्ट मिलता है जरूरी नहीं कि सारा का सारा टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। तो कोई कोई इंटरेस्ट है जो जनरली वो एग्जेम्प्ट है, इसमें दे रखे हैं फॉलोइंग इंटरेस्ट इनकम वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। तो एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट क्या दे रखा है, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि आपके पास पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसका जो इंटरेस्ट आपको मिला वो एग्जम्प्ट है टैक्स से। अब देखिए जो इंटरेस्ट उस पर टैक्स रेट क्या है, जनरली ये मैंने TDS में कवर कर रखी है, तो उसमें आपको मिल जाएगी बाद में। लेकिन अभी तो हमको देखना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इतना इंटरेस्ट एग्जाम होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 3500। तो 3500 रुपये साल का क्या है, एग्जम्प्ट है इंडिविजुअल के केस में। अगर जॉइंट अकाउंट है, जैसे हस्बैंड वाइफ का एक साथ होता है जॉइंट अकाउंट है, तो उस केस में क्या होगा, 7,000 तक का एग्जम्प्ट है। उसी तरीके से बोल दिया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इशू डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ सेलोन। देखिए एक बार इसको आप सर्च करके देखना गूगल पे, जनरली ये मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका का बता रहा है। किसका बता रहा है, श्रीलंका का। तो ये बोल रहा है कि श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसके इशू डिपार्टमेंट द्वारा जो सिक्योरिटीज़ हेल्ड की गई है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस केस में वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक। इसी तरीके से आपको बोल दिया सी पॉइंट में, interest payable to any foreign bank on deposit made by it with scheduled bank with the approval of RBI. Such foreign bank must be authorized to perform central banking functions. देखिए इसमें इसका मतलब ये है कि इंडिया में कोई शेड्यूल बैंक है, फॉरेन बैंक ने इस शेड्यूल बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया है जो कि RBI की अप्रूवल के थ्रू है। तो जो डिपॉजिट कराया है उस पर फॉरेन बैंक को क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो याद रखना इंटरेस्ट पेबल टू एनी फॉरेन बैंक, मतलब फॉरेन बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक तरीके से उस फॉरेन बैंक के लिए वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, यही बोल रहा है। सच फॉरेन बैंक मस्ट बी ऑथोराइज टू परफॉर्म सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, तो वो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के लिए ऑथोराइज होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए बोल रहा है
इंटरेस्ट पेबल टू नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक ऑन ए लोन एडवांस बाय इट टू ए प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए सबसे पहले तो ये नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, तो वैसे तो आप गूगल कर सकते हो, विकीपीडिया पे जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो क्या बोलता है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 1975 में फाउंड किया गया था। इसमें 5 स्टेट थे, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड। इसके अलावा 3 और इसमें 2005 में जुड़ गए। तो इस तरीके से आप डिटेल निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक है वो क्या करता है, लोन एंड गारंटी प्रोवाइड करता है पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को, गवर्नमेंट को, मल्टीपल सिटीज़ को, ऐसे बोल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इसका मेन लैंडिंग एरिया क्या है, एनर्जी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसी तरीके से स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, इनको जनरली ये लोन और गारंटी देने का काम करते हैं। तो उस केस में देखिए ये बोल रहा है कि इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया, उसके अकॉर्डिंग नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या करा, लोन दिया। उस लोन पे इस नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट है। वैसे ही इसी तरीके से एक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए ये भी क्या एक तरीके से यूरोपियन, जो हम बोल सकते हैं कि हाँ उसे बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, ईयू। तो ये बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स के सदस्य हैं जो भी, वो इसके शेयर होल्डर कहलाते हैं। और ये 1958 में सेटअप हुआ था ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू। तो ये बोल रहा है कि जो ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है उसमें क्या बोल रहा है कि उसने लोन दिया ऑन ए लोन ग्रांटेड बाय इट इन परसेंस ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर फाइनेंशियल कोऑपरेशन एंटर्ड इनटू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द बैंक। तो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट में है, जिसमें एक तरीके से कौन सा एग्रीमेंट है, फॉर फाइनेंशियल कोऑपरेशन, उससे रिलेटेड। तो उसके अकॉर्डिंग इस बैंक ने क्या कर रखा है, लोन दे रखा है इस सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट देगी, तो इसकी इनकम होगी। अब ये इनकम एग्जम्प्ट है, ठीक। इसी तरीके से बोल रखा है कि इंटरेस्ट पेबल बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑन बॉन्ड ऑब्लिक डेवेंचर्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन कौन सी है, जनरली वो नोटिफाइड कर रखी है। अगर उसके आप बॉन्ड या डेवेंचर खरीदते हो और ये कंपनीज आपको इंटरेस्ट देती है, देखिए ऊपर क्या था, इंटरेस्ट पेबल टू। तो याद रखना कि जब मैंने आपको सी पॉइंट पढ़ाया, डी पॉइंट पढ़ाया, ई पॉइंट पढ़ाया, तो जनरली क्या इनको मिल रहा है, किनको, बैंक्स को मिल रहा है जनरली, आपने जो भी देखा। जबकि एफ पॉइंट में आप क्या देखोगे, ये इंटरेस्ट दे रही है, तो कौन दे रही है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज दे रही है। तो किसको दे रही है, हमें। जैसे मैंने इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड या डेमेजर खरीद लिए, तो उस पर आपको पता है कि इंटरेस्ट मिलेगा हमें। जैसे इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनी है जिनसे हम बॉन्ड डेमेजर खरीद सकते हैं और हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे बता दिया है, इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड इज एग्जाम्प्ट, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड एंड टैक्स फ्री बॉन्ड्स ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRFCL, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, समथिंग ऐसे कुछ है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एन्नोर पोर्ट लिमिटेड एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी बोल रखा है, इंटरेस्ट पेबल बाय, पूरा पढ़ना पहले, इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on deposit made by employee of central government, state government or public sector company in accordance with notified scheme of money due to him on account of his retirement। देखिए जनरली क्या हो गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय क्या करेंगे, अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट देगी, ठीक है। अब ये कहाँ जमा कराएंगे, जो कि नोटिफाइड स्कीम दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे रिटायरमेंट होगी, जो भी ड्यू अमाउंट होगा, जितना उन्होंने अमाउंट जमा कराया, उस पर उन्हें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाएगा, यानी रिटायरमेंट पे अमाउंट मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे बोल रखा है भोपाल गैस विक्टिम, इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि भोपाल गैस जो कांड हुआ था एक तरीके से, उसमें कई विक्टिम्स थे जिनको नुकसान हुआ था एक तरीके से, तो उनके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अमाउंट जो भी डिपॉजिट कराया उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। तो ये पढ़ सकते हैं आप, देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसी तरीके से बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय या इशूड अंडर सेक्शन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये अंडर सेक्शन नहीं है, अंडर हेड हो गया एक तरीके से। फिर देखिए बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय लोकल अथॉरिटी, स्टेट पूल्ड फाइनेंशियल एंटिटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री पूल्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट बॉन्ड एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। तो ये पॉइंट आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपका क्या आ जाता है, कैजुअल इनकम का ऊपर का पॉइंट आ जाता है और इंटरेस्ट के जो मेन पॉइंट है वही आ जाते हैं। तो ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। अब देखिए इसी तरीके से बोल दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट
फ्रॉम डिपॉजिट इन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट रेफर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन यू ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होती है। पहली बात तो वैसे इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर इंडिया में क्या है, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है तो तब एप्लीकेबल है, और बाकी पर्टिकुलर जहाँ भी एरिया है वहाँ के लिए ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का पार्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये एक फाइनेंशियल सर्विस यूनिट है। नॉर्मली इसकी जो हम बोल सकते हैं कि नॉन रेसिडेंट बैंक होता है उसकी ब्रांच या सब्सिडरी, एक नॉन रेसिडेंट बैंक होता है उसकी ब्रांच या सब्सिडरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, जो कि एक तरीके से इंटरमीडियरी का रोल करती है किसके बीच में, नॉन रेसिडेंट बोरोवर और लैंडर के बीच में। नॉन रेसिडेंट बोरोवर और लैंडर के बीच में क्या करती है, एक इंटरमीडियरी का काम करती है। तो नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन ने इस बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया तो जो उसको इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जाम्प्ट है। पर याद रखना कि इंडिया में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से रिलेटेड केस नहीं है, बस किसको छोड़ के, कि अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज ऑफ बैंक। आपको पता है कि एसएलआर सिक्योरिटी क्या होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाली सिक्योरिटी, मतलब कैश हो गया, गोल्ड हो गया, अनएंक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज हो गई, जो कि मैंने आपको मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज में बताई थी। ठीक है, तो जब मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक था उसमें आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक होती है। उसमें एसएलआर जब बताया था तो उसमें आपको बताया था कैश, गोल्ड, ये। तो उसके अलावा बोल रहा है नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज़, उस पर जनरली जो इंटरेस्ट है, तो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वेदर चार्जेबल अंडर हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये बोल रहा है किस में आता है, पीजीबीपी में आता है। कह रहा है इन्वेस्टमेंट मेड बाय बैंकिंग कंसर्न आर पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग। तो ये बोल रहा है कि उनके बैंकिंग बिजनेस का पार्ट है, जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दस इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस एंड दस फॉल अंडर द हेड पीजीबीपी। Therefore, expenses relatable to investment in non-SLR securities shall be allowed as deduction under section 57I। तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो भी अलाउ किए जाएंगे, क्योंकि जो इसकी इनकम है वो भी आप पीजीबीपी यानी बिजनेस की इनकम में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपका खत्म जो कि इंटरेस्ट के एग्जाम्पशन से रिलेटेड था। अब हम देख रहे हैं कि इसका पार्ट रिसिप्ट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री में, बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2.10, जो कि गिफ्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड। तो देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है तो जनरली क्या बोल रहा है, इट वुड अप्लाई ओनली इफ गिफ्ट यानी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, रिसीव्ड इज ए कैपिटल असेट फॉर रिसिपेंट। मतलब जिसको भी मिल रही है, यहाँ पे किसको मिल रही है, इंडिविजुअल या एचयूएफ को, जो भी फ्री में, विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी डिस्काउंट में बोल सकते हो, एक सस्ते में मिल रही है, यानी कुछ अमाउंट तो पे कर रहा है लेकिन वो इनएडिक्वेट है, तो उस केस में क्या बोल रहा है, ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। और याद रखना वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला, इट वुड नॉट अप्लाई टू द प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रिसिपेंट। इसका मतलब क्या है कि रिसिपेंट का अगर ये काम है और वो गुड्स को खरीदने बेचने के फॉर्म में वो रिसीव कर रहा है फ्री में, तो जनरली उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दस ओनली ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वुड अट्रैक्ट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2.10। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, नेचर ऑफ गिफ्ट, कि आपको जो गिफ्ट मिला है वो कैश के फॉर्म में मिला है, चेक के फॉर्म में मिला है या ड्राफ्ट के फॉर्म में मिला है, तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जनरली आप क्या बोलोगे, देखो ये कैश का है या बैंक से रिलेटेड है। तो इस केस में क्या बोला, टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ रिसिपेंट इफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर पर्सन, एक या उससे ज़्यादा पर्सन, ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन ₹50,000 देन होल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इज टैक्सेबल। क्योंकि आपको पूरा का पूरा कैश मिला है या चेक मिला है या ड्राफ्ट मिला है, फ्री मिला है, ठीक, आपको 55,000 मिल रहे हैं, आपको 51 मिल रहे हैं, वो 50,000 से ज़्यादा है। 50,000 तक होता तो जनरली क्या बोल रहा है कि उस केस में एग्जाम्प्ट है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो 55,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल है, 60,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो ये बोल रहा है कि इफ मनी रिसीव्ड इज लेस देन ₹50, या मैं अप टू 50 भी बोल सकता हूँ, याद रखना इसमें अप टू और लेस देन 50, नथिंग विल बी टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो 50,000 से ज़्यादा है पिछले साल के दौरान, चाहे आपको एक पर्सन से मिले या एक से ज़्यादा पर्सन से मिले, जैसे हम बोल सकते हैं कि 20 मिले और किसी से 30 मिले, और ऐसे करके एक से 20 मिले, एक से 30 मिले, एक से 10 मिले, तो टोटल मिला के वो 60 हो गए। तो पिछले साल के दौरान टोटल मिला के अगर अमाउंट 50 से ज़्यादा हो रहा है तब जाके वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। अब देखिए जो केस आ गया वो किसका आ गया, ऊपर तो कैश चेक इसकी बात कर रहा था, अब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट आ गया।
तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं मतलब बिल्डिंग इसकी बात करते हैं तो जनरली उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आती है, और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आती है, फेयर मार्केट वैल्यू का पार्ट आ जाता है। अब इसमें दो पार्ट आ गए, फ्री में और कंसेशनल। कंसेशनल मतलब क्या हो गया, वही इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के फॉर्म में। फ्री मतलब क्या हो गया कि जब इंडिविजुअल एचएफ को जो भी एसेट मिली है वो फ्री में मिली है, उसके लिए उसने कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया है। तो बोल रहा है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज ग्रेटर देन 50, होल अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज टैक्सेबल। देखिए जैसे एग्जांपल के फॉर्म में बोल सकता हूँ ना, ज्वेलरी हो गई, तो अगर ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 है, 70,000 है, 50,000 से ज़्यादा है और वो फ्री में आपको मिली है, तो उस केस में पूरी की पूरी इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। कंसेशनल का मतलब क्या है कि देखिए अगर आपने कुछ अमाउंट पे किया है तो उसका डिफरेंस अगर 50 से ज़्यादा का है, यानी टोटल जो कंसेशन आपको मिला है अगर वो 50 से ज़्यादा का है, तो वो पूरा का पूरा कंसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान के चल लीजिए कि जो मैं ज्वेलरी की बात कर रहा था उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख की है। कितने की है, 5 लाख की। लेकिन सामने वाले ने आपको वो 4,20,000 में प्रोवाइड की, तो इसका मतलब आपको कंसेशन कितना मिला है, 80,000 का मिला है, जो कि 50,000 से ज़्यादा का है। तो ये बोल रहा है एग्रीगेट डिस्काउंट ऑन ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज ग्रेटर देन 50, देन टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड इज टैक्सेबल। इनका मैंने एग्जांपल भी कवर किया जो कि मैं आपको अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, जिससे आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला, नोट इफ वैल्यू और डिस्काउंट रिसीव्ड इज लेस देन ₹50,000, यानी जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू बोल रहा है जो फ्री वाली है, या कंसेशन बोल रहा है उसका गैप कितना था, 50,000 या उससे कम है, तो नथिंग विल बी टैक्सेबल। जैसे मैं बोल सकता हूँ अभी एग्जांपल के केस में कि 5 लाख की ज्वेलरी थी, ठीक, और आपने जो खरीदी वो 4,60,000 में, तो आपको जो कंसेशन दिया गया है वो 40,000 का है, तो उस केस में आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो 440 में ली हुई होती कंसीडरेशन के फॉर्म में, तो उस केस में आपको पता है कि आपने 440 दिए, तो आपको जो कंसेशन मिला वो 60,000 का मिला, जो कि 50 से ऊपर है, ठीक है। तो उस केस में वो पूरा का पूरा जो 60,000 है कंसेशन वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 50 या उससे कम होता तो टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। अब थर्ड वाले केस में क्या बोल रहा है, रिसिप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000 और आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है सिंगल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, और ऊपर याद रखना एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ आ गए, टोटल के फॉर्म में आ गए, क्या आ गए। जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, जैसे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मुझे पता है कि बिल्डिंग अगर मुझे फ्री में मिली, तो उस केस में क्या बोल रहा है, अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। कंसेशनल में क्या बोल रहा है, इफ़ डिस्काउंट इज ग्रेटर देन हायर ऑफ फर्स्ट ₹50,000, यानी जो गैप है जो मैंने अभी बताया था आपको ज्वेलरी के केस में, तो जो गैप है वो 50,000 से ज़्यादा का है, या कंसीडरेशन का 5%, उन दोनों का जो हायर है, ये बोल रहा है डिस्काउंट इज ग्रेटर देन, इन दोनों में से जो हायर है उतना वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये पॉइंट तो देखिए जनरली आपको किस में समझ में आएगा, जब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कवर कराऊंगा। और याद रखना मैंने आपको कैपिटल गेन में सेक्शन 50C बताया था, उसके थ्रू आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये बोल रखा है फॉलोइंग गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट, तो ये पार्ट का, और इसके बाद जो पार्ट है मीनिंग ऑफ रिलेटिव, पॉइंट टू रिमेंबर, इलस्ट्रेशन, मैं आपको अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, क्योंकि अभी के लिए इतना ही काफ़ी आपके समझने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा आपको समझने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए आई होप आपको आज की वीडियो जितना भी मैंने कंटेंट बताया वो समझ में आया होगा, और ये जो पर्टिकुलर केस है ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा अगर आपको दिक्कत होती है। बस याद रखना कि फ्री के केस में सारा पार्ट टैक्सेबल है। कंसेशनल में क्या है, अगर वैल्यू जो डिस्काउंट की है कंसेशन की वो 50,000 से ऊपर हो रही है तो जनरली वो टैक्सेबल है। लेकिन इमूवेबल में क्या होता है कि वो 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन का पार्ट भी आ जाता है, जो मैंने आपको कैपिटल गेन में बताया। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ये केस आ गया कि डिस्काउंट इज ग्रेटर देन हायर ऑफ 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन, उस केस में डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।